दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट की जो हम ईवीएस की सीरीज चला रहे थे, उसका आज देखिए 5वां लेक्चर है। तो जिन्होंने अभी तक 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अच्छे से उसको प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा 5वां लेक्चर रहेगा। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल-पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को जब भी क्लास डालें कोई भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हम 5वां लेक्चर। दोस्तों देखिए, आज का ये 5वां सेट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और अपना आंसर लगाएंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो आप लोग बताएंगे। तो इसमें है शिक्षण विधि के सिद्धांत, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड होता है। देखिए, पिरामिड से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें कुल 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं। संख्या पिरामिड होता है, 1 नंबर पे संख्या पिरामिड होता है, 2 नंबर पे जैवभार पिरामिड होता है और तीसरा आपका ऊर्जा पिरामिड होता है। इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। जो संख्या पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड यह उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उल्टा और सीधा दोनों बनता है। जो आपका जैवभार पिरामिड होता है, यह भी दोस्तों सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। लेकिन जो आपका ऊर्जा पिरामिड होता है, यह सदैव सीधा बनता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। आपका यहाँ पूछा है ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा पिरामिड आपका सदैव सीधा होता है। कैसे सदैव सीधा होता है दोस्तों? सदैव सीधा बनता है आपका, सदैव सीधा बनता है। आप देख सकते हैं इसका ऐसे पिरामिड बनता है, सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का प्रवाह कितना % होता है? 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो लिंडेमैन का नियम होता है, लिंडेमैन का नियम भी पूछा जाता है कि लिंडेमैन के नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो 10% होता है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को विधिवत रूप से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है और जो 2 पिरामिड बताए हैं उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट ग्रह कौन सा होता है? तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। सूर्य के निकट जो ग्रह होता है वह आपका बुध होता है। आप लोग सभी ग्रहों को जो इसकी स्थिति है अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पे मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? जो पृथ्वी का मैग्मा होता है, जब वह ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है तो किस प्रकार की सेलों का निर्माण करता है? तो ये अग्नेय सेलों का निर्माण करता है। किस सेलों का? अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो आप लोग दोस्तों इसको कैसे बता पाएंगे? जब आप लोग वर्ल्ड मैप देखे होंगे तभी आप लोग इसको बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं, इसका हिंद महासागर हो जाएगा। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखना चाहेंगे तो इसको वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखेंगे तो आपके हिंद महासागर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 6वें क्वेश्चन की बात करेंगे। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। इन निम्नलिखित में से कहना चाहिए कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? इन चारों ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पे गोबी का जो मरुस्थल होता है, यह आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। अगर वैसे देखा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अरब का जो रेगिस्तान है, कौन सा? अरब का जो रेगिस्तान है वह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। अगर गोबी का मरुस्थल की बात की जाती है तो चाइना वाला क्षेत्र है और मंगोलिया का जो क्षेत्र है उसी में गोबी का मरुस्थल पाया जाता है। यह एक ठंडा मरुस्थल, कैसा मरुस्थल है दोस्तों? ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन है। भारत में बिहार के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? तो ये भी देखिए मैपिंग से क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक रफली मैप ड्रा करते हैं दोस्तों। ऐसे से अच्छा तो नहीं बनेगा, बट ऐसे थोड़ा सा एक रफली मैप देख लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे जम्मू कश्मीर हो जाता है, यहाँ कहीं बिहार होता है और यहाँ पे गोवा होता है। इस हिसाब से, इस मैप के हिसाब से आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आपका देखिए, आपको दिशा पता होगा ऐसे। तो यहाँ पे बिहार के अगर उत्तर पश्चिम में देखा जाए, उत्तर पश्चिम में आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है और आपका जब देखा जाए दोस्तों दक्षिण पश्चिम में गोवा पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में गोवा पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैपिंग से
पर्यावरण में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग मैपिंग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा जूमिंग करते हैं दोस्तों। श्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पर्यावरण संरक्षण से हैं। जो सुश्री मेधा पाटेकर थे, उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई बार आंदोलन भी किया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? क्या सुधार करने के लिए लाया गया था? तो यह जल की गुणवत्ता की सुधार के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? इसका आपका उत्तर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आपका दम घोटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर आपका, ये 11 नंबर, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत के क्षरण को क्षति पहुंचा सकती है? जो ओजोन परत होती है उसकी छत को पहुंचा सकती है। तो आपका क्लोरो जो होता है वही ओजोन परत के छत को पहुंचाती है। आइए नेक्स्ट की बात करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। जो वन्य जीव सप्ताह है कब मनाया जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। पर्यावरण से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है। कैसे जल चक्र को नियंत्रित किया जाता है? वन लगाकर, वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है, तो वन जल चक्र को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन सा क्या अनुपस्थित होता है? तो आपका तारक काय सेंट्रोसोम जो होता है, आपका सेंट्रोसोम तारक काय पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं। गर्म गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी, क्या होगी? इसको आप लोग बताएंगे। शिक्षण से संबंधित है, इसका होगा कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। जो कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता होगा उसके लिए एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा दोस्तों। निम्न में से अच्छा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आप लोग जाते होंगे अच्छे अच्छे घरों में, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे भी आपके जो पानी में मछलियाँ तैरती रहती हैं और उसमें पानी बुलबुला करके निकलता रहता है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आप लोग देखे भी होंगे। तो इसमें अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। जो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मछलियाँ मर जाएंगी। इसी वजह से उसमें अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, जिससे मछलियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन ले सकें, इसीलिए उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गिलास पानी है, उसमें चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है, तो जल का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों समान रहेगा, क्योंकि जब आप जल में नमक घोलेंगे उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयतन जो होता है, आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उसका घनत्व पूछा जाए, घनत्व अगर पूछ देता तो घनत्व क्या होगा? तो घनत्व उसका बढ़ जाता है। जब नमक घोलेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएंगे, लेकिन आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो आप लोग जो जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं उनके अलग अलग जो होते हैं उनके वर्ष जरूर याद कर लीजिए। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति का पूछ ले अगर, राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होता है, आप लोग बता देते हैं। उपराष्ट्रपति पूछ ले, इनका भी 35 वर्ष होता है। ये सब तीन का आप लोग 35 वर्ष याद कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 वर्ष होता है। यहीं पर आप लोग यदि संसद का याद करेंगे तो 25 वर्ष होता है दोस्तों। इस प्रकार आप लोग याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन का उद्देश्य है। एन का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग बताएंगे। इसमें शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। जो शिक्षालय हैं उनमें शिक्षा स्तर को बनाए रखना इसका मुख्य काम है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये देखिए कई बार आने वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस, ड्रोन या किरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी आज के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी हो गए हैं, राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा दलदली हिरन होता है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका अशोक होता है। उसके बाद आप लोग अगर राजकीय जीव की बात की जाए, गंगेय डॉल्फिन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जो जंगली गधे होते हैं उनका अभयारण्य है एक भारत में कहाँ पे है? तो आपके गुजरात राज्य में है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं उनका इसमें एक उदाहरण पूछ रहा है। तो उपरोक्त सभी बाल विवाह सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा और आपका बाल श्रम भी दहेज सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। समुद्री भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? जो समुद्री भूकंपीय तरंगें होती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। कई बार पूछा गया सुनामी किस कौन सी भाषा का है? तो सुनामी एक जापानी शब्द है। कैसा है? जापानी शब्द है। जापानी शब्द सुनामी एक जापानी शब्द है दोस्तों, इसको भी आप लोग इसी समय याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए 25 नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होता है। और उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है, ये चौथा होता है। चौथा होता है, पूछ लेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पे है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी हो जाता है, तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह कहाँ पे है, कैसे लगाया गया? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। किसके सहयोग से लगाया गया था? तो यह रूस के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगाया गया था। और नेक्स्ट, भारत में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है। तो भारत में जो विवाह कानून अधिनियम लाया गया था वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह कानून अधिनियम लाया गया, जो कि पुरुषों की आयु अगर पूछा था विवाह की 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सजीव सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका भी आप लोग बताएंगे दोस्तों। ये जल चक्र हो जाएगा इसका। जल चक्र जो है सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का एक उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो इसका आप लोग बताएंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों का दर्जा करना। जब आप बच्चों से क्रियाकलाप कराएंगे तो उनकी रचनात्मक शक्ति को आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गतिविधि नहीं है? तो आप लोग बताएंगे। इस सामग्री का उपयोग कोई गतिविधि है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन भी गतिविधि है, खेल तो गतिविधि है, कोई अनुभव यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं हो रही है, ये गतिविधि नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आज का हमने 30 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन भी करके कराया है और भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है दोस्तों, इस वजह से कहीं कहीं जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज का आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन दोस्तों छोड़ जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन विश्व गौरैया दिवस के बारे में। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। विश्व गौरैया गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस बताएंगे आप लोग कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में जरूर भेजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।